साल था 1997, महीना सितंबर का था। हमास का एक टॉप लीडर नाम खालिद मशाल जॉर्डन के एक टॉप के हॉस्पिटल में एडमिट है और बिस्तर पर दम तोड़ रहा है। उसकी सांसें थम रही हैं क्योंकि उसकी रगों में दौड़ रहा है इजराइल का जहर का असर गहराता जा रहा है। मशीनें उसे बचाने में नाकाम हो रही हैं। मशीनों से दी जा रही सांसें जिंदगी को झटका दे रही हैं। डॉक्टर्स ने कहा दुनिया में अगर इसकी जान कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ एक शख्स है, क्योंकि उस शख्स के पास है इस जहर का एंटीडोट यानी जहर की काट, और वो शख्स है इजराइल का प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू, जो उस वक्त भी पीएम थे, आज भी हैं। नेतन्याहू ने ही हमास के टॉप लीडर को मारने का आदेश अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद को दिया था। मारने के लिए मोसाद के 2 एजेंट जॉर्डन पहुंचते हैं और जहर देने में कामयाब हो जाते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि इजराइल को जॉर्डन के सामने घुटने टेकने पड़े, बेंयामिन नेतन्याहू को झुकना पड़ा और जहर का एंटीडोट जॉर्डन भेजना पड़ा? क्यों बचानी पड़ी दुश्मन की जान? दोस्तों, रिमोट कंट्रोल गन, सैटेलाइट से हमला और फिर पेजर, वॉकी टॉकी, सोलर पैनल में ब्लास्ट, इजराइल ने अपने दुश्मन का सफाया करने के लिए जिस तरह हाल फिलहाल में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, दुनिया उससे दंग रह गई है। मोसाद की बहादुरी के किस्से सुनाए जाने लगे हैं, मगर इसी मोसाद की हेकड़ी मिडिल ईस्ट के एक छोटे से मुल्क जॉर्डन ने 1997 में निकाली थी। जॉर्डन के नॉर्थ में सीरिया, नॉर्थ ईस्ट में इराक, वेस्ट कोस्ट पर इजराइल, ईस्ट और साउथ में सऊदी अरब हैं। मिडिल ईस्ट में जॉर्डन 1994 के बाद से अमेरिका और इजराइल का करीबी मुल्क बन गया था। इजराइल से शांति समझौता भी हो गया था। यही वजह है कि जब ईरान ने इजराइल पर इस साल मिसाइल और ड्रोन से हमला किया तो जॉर्डन ने ईरान के कई मिसाइल को खत्म कर दिया था। फिर 1997 में क्यों इजराइल से भिड़ गया था, आइए इस कहानी की शुरुआत में चलते हैं, जो शुरू होती है खालिद मशाल की पैदाइश से। पैलेस्टाइन के सेंट्रल वेस्ट बैंक की सिटी रामल्लाह के पास सिलवाड में 28 मई 1956 को एक बच्चा जन्म लेता है। उसका नाम रखा जाता है खालिद मशाल। सिलवाड उस वक्त जॉर्डन के कब्जे वाले हिस्से में था। बच्चा बड़ा हो रहा था पैलेस्टाइन और इजराइल के संघर्षों को देखते हुए। 11 साल की उम्र थी कि 1967 में अरब मुल्कों और यहूदी मुल्क इजराइल के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसे 6 डेज वॉर कहा जाता है। इस जंग की वजह से खालिद का परिवार वेस्ट बैंक से पलायन कर गया और कुवैत में जाकर बस गया। फिर कभी इजरायली कब्जे वाले इलाके में उनका परिवार नहीं रहा। खालिद मशाल ने 15 साल की उम्र में मुस्लिम ब्रदरहुड नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लिया। इस सुन्नी इस्लामिक ग्रुप को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाद में घोषित कर दिया गया था। 1974 में खालिद ने कुवैत यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और फिजिक्स की पढ़ाई की और फिर पढ़ने के बाद वहीं टीचिंग करनी शुरू कर दी। इस दौरान ही खालिद ने पैलेस्टीनियन मूवमेंट ज्वाइन किया। अब खालिद मशाल इस्लामिक ग्रुप के साथ थे और इस ग्रुप को नापसंद करते थे सेक्युलर नेशनलिस्ट ग्रुप्स, इसलिए दोनों ग्रुप्स के बीच टकराव होने लगा। फिर खालिद ने पढ़ाने का सिलसिला खत्म किया और पूरी तरह से पैलेस्टीनियन इस्लामिक एक्टिविटीज को ज्वाइन कर लिया और फिर पहुंचे जॉर्डन। 1984 में पढ़ाना इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि वो गजा पट्टी और वेस्ट कोस्ट के अंदर एक नेटवर्क बनाने में जुटे थे। इस काम के लिए फंड चाहिए था, जिसे जुटाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं दे पा रहे थे। इस फंड से पैलेस्टीनियन इस्लामिक ग्रुप के मिलिट्री पावर को बढ़ाना था। यह सब काम चले रहे थे कि 1987 में होता है पहला इंतिफादा। इंतिफादा का मतलब आमतौर पर बगावत या विद्रोह होता है, लेकिन अरबी में इसके मायने हैं उथल पुथल या फिर किसी से छुटकारा पाना। जब दशकों से इजराइल और पैलेस्टीनियंस के बीच जारी लड़ाई में इंतिफादा शब्द का इस्तेमाल हुआ तो इसका मतलब हुआ इजरायली सेना के खिलाफ एक ऑर्गेनाइज्ड रिवॉल्ट, जिसे पॉलिटिकल और ग्राउंड दोनों ही लेवल पर पैलेस्टीनियंस का खूब सपोर्ट मिला। तो तारीख थी 8 दिसंबर साल 1987 जब दुनिया के सामने पहला इंतिफादा सामने आया। इसकी वजह थी 4 पैलेस्टीनियन मजदूरों की मौत। इनकी मौत हुई थी एक इजरायली मिलिट्री ट्रक की टक्कर से। मजदूर एक कार में सवार थे। इजरायलियों ने दावा किया कि ट्रक का ड्राइवर गाड़ी पर कंट्रोल खो बैठा था, इस वजह से ट्रक कार से टकरा गई। ये एक हादसा था जिसमें मजदूरों की मौत हो गई, मगर पैलेस्टीनियंस का दावा था कि टक्कर जानबूझकर मारी गई ताकि इससे कुछ दिन पहले चाकू घोंपकर मारे गए एक इजरायली सैनिक की मौत का बदला लिया जा सके। इजरायल ने जानबूझकर बेगुनाह पैलेस्टीनियन मजदूरों को मारा, ऐसा उन पर आरोप लगा। मतलब उसने सजा मुजरिम को देने के बजाय बदले के लिए आम लोगों को निशाना बनाया। पैलेस्टीनियन मजदूरों की मौत पर ऐसा गुस्सा भड़का कि इजरायली सैनिकों के खिलाफ दंगे शुरू हो गए। इजरायली सैनिकों ने इन्हें दबाने के लिए गोलियां चलाईं, लेकिन हिंसा और भड़कती गई। पहले इस मुहिम को आम लोगों ने शुरू किया, लेकिन जल्द ही पीएलओ यानी कि पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नेता यासिर अराफात भी इसमें शामिल हो गए। इसी के साथ बहुत से पैलेस्टीनियंस इजरायल में जाकर काम करने, टैक्स देने से और इजरायली सामान खरीदने से इनकार करने लगे। ये सब विरोधी इंतिफादा था और इसी इंतिफादा से जन्म होता है हमास का।
शेख अहमद यासीन ने मुस्लिम ब्रदरहुड और पीएलओ के मेंबर्स की मदद से इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया। हमास की जो मिलिट्री विंग बनी उसके लिए खालिद मशाल को चुना गया। हमास ने 1992 में एक पॉलिटिकल ब्यूरो बनाया जिसका मेंबर खालिद मशाल को बनाया गया। ब्यूरो इंटरनेशनल लेवल पर रिलेशंस बनाने और फंड जुटाने का जुगाड़ करने में जुट गया। बरसों तक चली हिंसा के बाद 1993 में इजरायल सरकार और पीएलओ के बीच ऑस्लो पीस अकॉर्ड के साथ पहला इंतिफादा खत्म हुआ। इसी समझौते के तहत पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी बना और इजरायली कब्जे वाले इलाके में उसे शासन करने का अधिकार मिला, लेकिन हमास ने इसे खारिज कर दिया। 1994 में हमास ने इजरायली ठिकानों पर आत्मघाती बम विस्फोट करने शुरू कर दिए। 1996 में खालिद मशाल को हमास पॉलिटिकल ब्यूरो का चीफ बनाया गया। मशाल का ऑफिस जॉर्डन के अम्मान में था। 1997 तक खालिद का नाम हमास मूवमेंट के सबसे बड़े लीडर्स में शुमार होने लगा। दूसरी तरफ बेन्यामिन नेतन्याहू जब पहली बार इजरायल के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने हमास के ठिकानों की लिस्ट मांगी। नेतन्याहू की खास नज़र खालिद मशाल पर जा टिकी, जबकि इजरायल की खुफिया एजेंसियों की सलाह थी कि हमास में जो और बड़े ऑपरेटिव्स हैं उनको पहले निशाने पर लिया जाए। लेकिन बेन्यामिन नेतन्याहू ने खालिद मशाल का काम तमाम करने का जिम्मा मोसाद को सौंप दिया। नेतन्याहू ने कहा कि आत्मघाती बम धमाके के बाद इजरायल चुप नहीं बैठ सकता, खालिद मशाल को खत्म कर दिया जाए। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद खालिद के पीछे पड़ गई। वैसे तो मोसाद स्नाइपर शॉट जैसे तरीकों से अपने दुश्मन का सफाया करने में एक बड़ा खिलाड़ी रहा है, मगर उसने हमास की मशाल बुझाने के लिए एक अलग ही प्लान बनाया। ये साल था 1997। उस रोज कैलेंडर में तारीख थी 27 सितंबर। मोसाद के एजेंट जॉर्डन में मशाल के ऑफिस जा पहुंचे। प्लान ये था कि एक एजेंट को मशाल के पास सोडा की कैन को तोड़कर एक उसकी जो साउंड होती है वो निकालना है, और उसी वक्त दूसरा एजेंट उनके गले में मशीन से जहर का स्प्रे कर देगा। ये जहर था फेंटेनाइल। मोसाद ने सोचा था कि किसी को इस हमले की खबर नहीं होगी और नया इल्ज़ाम इजरायल पर आएगा। चुपचाप हमास के टॉप लीडर का खात्मा करके निकल लेंगे, क्योंकि मोसाद का मानना था कि दिन भर की थकान के बाद जब मशाल रात को सोएगा तो स्प्रे किए गए जहर से ऐसी नींद आएगी कि आंख कभी खुलेगी ही नहीं। ये जहर जान तो लेगा, मगर पोस्टमार्टम हुआ तो भी उसको ट्रेस नहीं किया जा सकेगा। खालिद मशाल को जहर दे दिया गया, मगर प्लान में चूक हो गई। उस रोज खालिद मशाल अपनी कार से निकले और ऑफिस की तरफ बढ़े। सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे, तभी मोसाद के दोनों एजेंट्स उनके नजदीक पहुंचे। प्लान को एग्जीक्यूट होने में चंद सेकंड्स थे, मगर तभी मशाल की छोटी बेटी ने उन्हें पुकारा। बेटी की आवाज पर मशाल पीछे मुड़े और सोडे की कैन की आवाज आई। दूसरे एजेंट की मशीन से जहर का स्प्रे टारगेट की तरफ चला, मगर माइनर सेकंड्स में मशाल की बेटी की तरफ मुड़ जाने से जहर गले पर न लगकर कान में जा लगा। मशाल ने एजेंट्स को देख लिया, मदद के लिए चिल्लाए। फौरन उनके साथ चल रहे 2 बॉडीगार्ड्स बिजली की फुर्ती से लपके। मोसाद के एजेंट्स वहां से दौड़े, मगर उनकी कोशिश नाकाम रही। दोनों को पकड़ लिया गया। मशाल को फौरन जॉर्डन के अस्पताल में ले जाया गया। इलाज शुरू हुआ, मगर दवाइयां नाकाम साबित हुई। पल पल मशाल की हालत बिगड़ रही थी। कान से जहर बॉडी के दूसरे पार्ट्स में रिसने लगा था। सांसें बेकाबू हो रही थी। मशाल को लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया। डॉक्टर मान चुके थे कि अब उनके पास कुछ ही दिन जिंदगी के बचे हुए हैं। मशाल की जिंदगी बच सकती है अगर जहर का एंटीडोट मिल जाए, मगर ये एंटीडोट था इजरायल के पास, जिसे अगर कोई दे सकता था तो वो इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ही थे। मगर जिसने मारने के लिए हुक्म दिया वो भला जान बचाने के लिए एंटीडोट क्यों देगा? लेकिन बेन्यामिन ने खालिद मशाल की हत्या कराने वाले अपने प्लान में ये नहीं सोचा था कि उन्हें झुकना भी पड़ सकता है। उनकी एजेंसी मोसाद घुटनों पर भी आ सकती है, और ऐसा हुआ। मोसाद के किए गए हमले पर जॉर्डन के किंग हुसैन बुरी तरह भड़क उठे। इस हमले से तकरीबन 2 साल पहले ही किंग हुसैन ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के सामने इजरायल के साथ शांति समझौता किया था। खालिद मशाल की सांस जॉर्डन के अस्पताल में टूट रही थी। किंग जॉर्डन ने बचाने के लिए एक आखिरी चाल चली। इजरायल को अल्टीमेटम जारी कर दिया कि अगर इजरायल शांति समझौते को बनाए रखना चाहता है तो उसे जहर का एंटीडोट देना होगा, नहीं तो मोसाद के एजेंट्स पर मुकदमा चलेगा। इस धमकी से इजरायल का पूरा सिस्टम हैंग हो गया था। टाइम की एक रिपोर्ट बताती है कि जॉर्डन के लिए ये आत्मसम्मान का वक्त था, इजरायल को झुकाने का वक्त था, क्योंकि इजरायल के 2 एजेंट्स जॉर्डन की कैद में थे। अब जो सौदा हुआ उसमें जॉर्डन की शर्तें मानी जानी थी, और ये शर्तें मानना ही इजरायल के लिए अपमानजनक था। इजरायल फंस चुका था। जॉर्डन ने फिर से अमेरिकी प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को बुलाया और इजरायल के सामने 2 मांगे रखी। पहली, खालिद मशाल के लिए एंटीडोट, और दूसरी, इजरायल की जेलों में बंद कई पैलेस्टीनियन कैदियों की रिहाई। इन कैदियों में बड़ा नाम था शेख अहमद यासीन। शेख अहमद यासीन जिसने हमास को बनाया था, और पैलेस्टाइन में उस वक्त उनको एक बड़ा धार्मिक लीडर के तौर पर भी माना जाता था।
बिल क्लिंटन ने 3 लोगों को व्हाइट हाउस से भेजा। ये लोग थे सैंडी बर्जर, ब्रूस रिडेल और डेनिस रॉस। तीनों ने नेतन्याहू का कोई पक्ष नहीं रखा, साफ बोल दिया कि उनका चेहरा बचाने का कोई काम नहीं किया जाएगा, यानी इस बात को नहीं छिपाया जाएगा कि खालिद मशाल पर यह हमला इजरायल ने नहीं किया है, बल्कि नेतन्याहू को जॉर्डन किंग हुसैन की दोनों शर्तों को मानना होगा। और फिर इस तरह वो हुआ जो इजरायल ने कल्पना में भी नहीं सोचा था। खुद इजरायल को एंटीडोट जॉर्डन के अस्पताल में पहुंचाना पड़ा, शेख अहमद यासीन को रिहा करना पड़ा, बेटी की आवाज़ और किंग जॉर्डन के प्रयास ने खालिद मशाल की जान बचा ली। तभी तो खालिद के लिए कहा गया द मैन हु वुडंट डाई। मोसाद की नाकामी दुनिया में इजरायल को शर्मसार कर चुकी थी। इस घटना के बाद खालिद मशाल का रसूख बढ़ गया था, मगर इजरायल अपनी बदनामी को भूला नहीं था। साल 2004 में उसने रिहा किए गए शेख यासीन मलिक को मार डाला। हमास की कमान अब खालिद के पास थी, जबकि खालिद उस इलाके में कभी नहीं रहे जिस पर कब्जे की लड़ाई थी। जहर देने वाली घटना को 2 साल गुजर चुके थे। 7 फरवरी 1999 में जॉर्डन के किंग हुसैन की मौत हो गई। 8 फरवरी को राजकीय सम्मान के साथ किंग हुसैन को आखिरी विदाई दी जा रही थी। इजरायल के प्रधानमंत्री इत्ज़ाक राबिन के 1995 के अंतिम संस्कार के बाद से विश्व नेताओं की सबसे बड़ी सभा होने जा रही थी। किंग हुसैन के जनाजे में शामिल होने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान, यूनेस्को महानिदेशक कोइचिरो मत्सुरा, यूरोपीय संघ के जैक सेंटर, नेटो के जेवियर सोलाना, IMF के मिशेल कैमडेसस और अफ्रीकी संघ के सलीम अहमद जॉर्डन पहुंचे। इजरायल के PM बेनियामिन नेतन्याहू अपने देश के प्रतिनिधिमंडल के साथ जनाजे में पहुंचे और यहाँ मौजूद थे खालिद मशाल भी। यानी 2 साल बाद ही बेनियामिन नेतन्याहू अपने दुश्मन खालिद मशाल के सामने थे। और फिर से जगह वही थी जहाँ खालिद पर बेनियामिन ने हमला कराया था, मगर इस बार जॉर्डन का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट बहुत एक्टिव था, बहुत सतर्क था, क्योंकि दुनिया भर के टॉप लीडर जनाजे में शामिल होने आए थे। खालिद पहली बार अपने दुश्मन के सामने आए थे। इसके बाद आज तक दोनों फिर कभी आमने सामने नहीं आए। खालिद हमले के बाद सीरिया में रहे, फिर कतर में। 2012 में खालिद की एक तस्वीर सामने आई। गाजा में भीड़ नारे लगा रही थी और शहर के बीचों बीच एक M75 रॉकेट की डमी के साथ मशाल खड़े थे और वो कह रहे थे, हम इजरायल के कब्जे को कभी नहीं मानेंगे, हम यरूशलेम को इंच इंच पत्थर पत्थर आज़ाद करेंगे, चाहे इसमें जितना भी वक्त लग जाए। 20 अक्टूबर 2023 में सऊदी अरब के अल अरेबिया न्यूज़ नेटवर्क को दिए हुए एक इंटरव्यू में खालिद ने कहा, हमास आम लोगों को निशाना नहीं बनाता, आज़ादी आसानी से नहीं मिलती, इजरायल से आज़ादी के लिए कुर्बानी देनी होगी, जंग में आम लोग भी प्रभावित होते हैं, हम उनके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। इतना ही नहीं, खालिद ने यह भी दावा किया कि इजरायल की आर्मी हार चुकी है, अब वो वैसी नहीं रही जैसे पहले थी, उनकी स्ट्रेटजी नाकाम रही। हमारे लोग जानते हैं कि सब्र कैसे किया जाता है, तभी तो उनकी आर्मी अब लड़ने से इनकार करने लगी है। इस साल अगस्त के आखिर में खालिद का एक और वीडियो सामने आया जिसमें वो पैलेस्टीनियंस की एक सभा से इजरायल पर हमला करने की बात कर रहे थे। जिस तरह से खालिद मशाल ने हमास के पूरे मूवमेंट को संभाला, उसने उनकी एक छवि नायक के तौर पर पेश की। खालिद की एक्टिविटीज़ का मोसाद पर ऐसा असर हुआ है कि मोसाद के एक एक्स चीफ ने तो खालिद को असली नेशनलिस्ट हीरो तक कह डाला था। खालिद हमास की पॉलिटिकल और मिलिट्री विंग के कमांडर बने। इस लिहाज से बिल क्लिंटन के एक करीबी सहयोगी ने कहा था, मिडिल ईस्ट के संकट में खालिद की ज़रूरी भूमिका रहेगी। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि इजरायल की जासूसी एजेंसी मोसाद बहुत काबिल है, और इसमें कोई शक भी नहीं है कि मोसाद ने कई ऐसे कारनामे किए हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मोसाद अजेय है और उसके प्लान्स फेल नहीं हुए हैं। दरअसल पूरी मीडिया में, खासकर कि हमारे इंडियन मीडिया बहुत बायस्ड है मिडिल ईस्ट को लेकर, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो कहानियाँ आप लोगों के सामने लाऊं जिनके बारे में ना के बराबर मीडिया में दिखाया जाता है। तो जल्द मिलते हैं एक ऐसी ही एक और कहानी के साथ। नमस्कार।